हिंदी साहित्य और पीएचडी की इस कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस कक्षा में कुछ नया लेकर हम आपके लिए आए हैं। नेट पाठ्यक्रम से अलग हटकर आज मैंने सोचा क्यों ना आपकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उन पर चर्चा की जाए। जैसे कि नेट एग्ज़ाम को लेकर अक्सर जो नेट एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में ये शंका होती है कि क्या वो पहले ही अटैम्प्ट में अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी या रणनीति हम अपनी ऐसी रखें जिससे हम पहले ही बार में एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं। कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें कि जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए और हमें जेआरएफ भी प्राप्त होने लगे। तो देखिए, ऐसे ही कुछ क्वेरीज का जो समाधान है, सॉल्यूशन हम कह सकते हैं आपकी समस्याओं का, मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेरी नंबर 1 से, जो है कि अक्सर बच्चों के मन में एक डाउट होता है, क्या हमें नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं। जब आपने अपनी मास्टर्स की होगी, एमए की होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं वो किया होगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहीं पर आपका मोस्टली जो विषय से संबंधित जो सिलेबस होता है वो कवर हो जाता है। एक स्पेसिफिक विषय हमारा, आप जानते हैं, मास्टर्स में होता है, तो उससे संबंधित जो सिलेबस होता है मोस्टली अराउंड 60% वहीं पर कंप्लीट हो जाता है अगर आपने ठीक से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की है। अगर आपको मास्टर्स में अपने विषय का जो आधार है या बेस जिसे हम कहते हैं, अगर वो समझ में आ गया है तो आगे जो नेट एग्ज़ाम होता है उसको भी आप समझने में आसानी होगी, उसके सिलेबस को समझने में। क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो इसका नेचर जो है, एक जनरल जो सिलेबस होता है हमारा एमए का या बीए का, उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। किंतु हाँ, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 60% जो हम एमए में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो इसी से जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, आकर जैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी से रिलेटेड अगर संबंधित मैं आपसे बात करूँ तो अलग अलग विधाएँ हैं, जैसे उपन्यास है, हमारी आत्मकथाएं हैं, हमारा संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, वो सब नेट के सिलेबस में नहीं होती। तो यहाँ पे वो अलग से दी जाती है, तो उनके लिए क्या है, अलग से पढ़ना होता है। संवादों को याद करना होता है, क्योंकि जब आप PYQs देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो संवादों से रिलेटेड, पात्रों से रिलेटेड होते हैं। तो कोचिंग लेनी है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मास्टर्स में कितनी तैयारी की। दूसरा, देखिए, स्वयं घर पर रहकर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि आपको कोचिंग लेनी ही है। ये आप स्वयं जान सकते हैं कि आपको कितना आता है। अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर है तो आप उसको घर बैठकर भी तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनको अक्सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो घर पर रहकर ही क्लियर कर लेते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप ले भी सकते हैं, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है कि आपको नहीं लेनी। वो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कोचिंग लेने के लिए, इतनी फीस भरने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना एक जो शंका है आपके मन में कि कोचिंग लेने से ही एग्ज़ाम निकलता है, उसको मैं आज यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कोचिंग से बचना है, स्वयं या सेल्फ स्टडी आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या है, PYQs देखने होते हैं। जब आप PYQs को देखते हैं और सिलेबस को बार बार देखते हैं, PYQs को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, आप सिलेबस में से देखते हैं, जैसे कि अभी हमारी आत्मकथा इस समय चल रही है, तो मैं उसी का अगर उदाहरण दूँ, आप हुदरी, अगर क्वेश्चन में PYQs में आप देखेंगे तो आप हुदरी का कोई संवाद दे दिया गया होगा, तो आपको यहाँ पे एक अंदाजा लग जाएगा, आपका माइंड एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ, संवादों से भी क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो PYQ का महत्व यहाँ पे ये हो जाता है, जो कोचिंग ना लेने से आपको रोकता है कि चलिए एग्ज़ाम का नेचर क्या है, जब आपको पता लगने लग जाता है तो आप सेल्फ स्टडी उसकी करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आप कोचिंग नहीं जाते। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता है तो हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेरी है वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेरी की ओर, बुक्स की रेलिवेंसी, कि बुक्स की क्या, कौन कौन सी बुक यहाँ पे रेलिवेंट होती हैं, प्रासंगिक होती हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किताबों की बात की जाए, मार्केट में बहुत सारा जो है क्या है कि मटेरियल उपलब्ध रहता है हर समय।
कि ये किताब पढ़िए, इससे नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये किताब पढ़िए आपको स्कॉलरशिप JRF आपका निकल जाएगा, जो JRF जिसको हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप को, ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है, बुक्स या मटेरियल आप कितना भी इकट्ठा कर ले वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालता। कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि एक किताब को 50 बार पढ़िए, 50 किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 50 बार आप पढ़ लीजिए, जबकि 50 किताबों को एक बार पढ़ने से बचें। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपके पास किताब है, एक ही किताब को आप बार बार पढ़िए। हर किताब में देखिए, मैं आपको एक डाउट आज आपके यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी किताब है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, किसी भी किताब में आपको पूरा सिलेबस नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो गाइड्स होती हैं जिन पर लिखा होता है फॉर प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो क्या होता है, गाइड्स होती हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपका शंका जो है वो ये आपकी क्लियर करती हूँ कि हमेशा क्या है, आपको मूल पुस्तकें अवश्य ही पढ़नी है। मूल पुस्तकें कौन सी? जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस विषय से आप जुड़े हैं, उसके जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, जो उनके द्वारा लिखित जो किताबें होती हैं, उनमें से आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रत्येक सिलेबस उठाइए, सिलेबस कितने भागों में विभक्त है ये देखिए, कौन से लेखक ने सबसे अच्छी किताब लिखी है, एक लिस्ट को बनाइए, उनको पढ़ना शुरू करिए। जैसे हमारा हिंदी साहित्य है तो इसमें रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है उसे आधार बनाकर ही तैयारी की जाती है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, ऐसी कई पुस्तकें हिंदी साहित्य में है जिनको क्या है, पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा है, देखिए, अगर कोई नाटक दिया है हिंदी साहित्य में, जैसे आप ले सकते हैं धर्मवीर भारती का अंधा युग, तो आपको अंधे युग की क्या है किताब, जो मूल पुस्तक है, अंधा युग नाटक जो है, जो मूल पुस्तक है धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखी गई है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे संवाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती है जो गाइड्स में जिनका वर्णन नहीं किया जाता। तो जब आप गाइड पढ़कर पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपका आंसर नहीं क्लिक कर पाते आप, आपका जो है छूट जाता है प्रश्न, और वहीं पे आपका नेट का एग्ज़ाम जो क्लियर करने के जो चांसेस हैं वहीं पर गिर जाते हैं। तो दूसरा जो क्वेरी है वो किताबों को लेकर है। तो देखिए, किताबें तो पढ़नी है, पहले आप मूल पुस्तकें पढ़ें। मूल पुस्तकों में जब आपका पूरा क्लियर हो जाए कि किताब, कहानी, जो नाटक है, जो उपन्यास है, जो भी कुछ आपको दिया है सिलेबस में, पहले उसको मूल पुस्तक से पढ़ें। मूल पुस्तक से पढ़ने के बाद आप गाइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गाइड्स में कभी कभी क्या होता है, ऐसे उसमें अच्छे तरीके से उसको बाइंडिंग करके रखा जाता है प्रत्येक सिलेबस के पार्ट को, कि आपको उसमें से जो है समझ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी गाइड्स अच्छी होती हैं, उनमें क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी अच्छी होती है। तो मूल पुस्तकों से पढ़ने के बाद जो 20% या 15% हम आपको कहते हैं जो बच जाता है, वो गाइड से आप पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेरी नंबर 3 की ओर, कि टाइम, कितने समय में हम नेट का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने महीनों में। देखिए, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, इसका कोई एक लगा बंधा समय नहीं है कि आप 1 हफ्ते में क्लियर कर सकते हैं, या 1 महीने में, या 6 महीने में, 1 साल में। क्या पता आप पहली बार में ही क्लियर कर जाएं, और ना जाने 10 साल में भी ना हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर समय मायने रखता है सिर्फ किस लिए, क्वालिटी के लिए, कि आपने कितना क्वालिटेटिव टाइम आपने अपनी स्टडीज़ को दिया। क्वांटिटी यहाँ पे नहीं चाहिए कि आपने 15 घंटे पढ़ा, आपने 20 घंटे पढ़ा, इतने घंटे ना तो हम पढ़ सकते, क्योंकि हम देखें इंसान है, मशीन तो है नहीं, मशीन को भी एक समय के बाद बंद करना पड़ता है, तो हम तो इंसान हैं। दूसरा सब झूठ होता है कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, या कह सकते हैं 12 घंटे। देखिए, नेट के एग्ज़ाम के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटेटिव टाइम अपनी स्टडीज़ को देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी एक रूल नहीं है कि आपको इतने 10 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 8 घंटे पढ़ने के बाद क्लियर होता है, बहुत से ऐसे मैंने देखा है कि जिनका 2 घंटे पढ़ने के बाद ही क्या है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है। और जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं उनका 10वें अटैम्प्ट में भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो लैक है, जो लैकिंग यहाँ पे जो कमी होती है, वो हमारी ही होती है। किसी और के ऊपर हम उसका दोष नहीं मढ़ सकते कि उसके कारण या उसके मेरे ऐसा काम पड़ गया कि मेरा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हम सिर्फ दोष देते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो समय आपको स्वयं ही देना होगा,
कितना भी समय आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना भी आपको लगता है कि हाँ इतने घंटे में पढ़ने से हो जाएगा। देखिए ऐसा भी नहीं है कि इतने घंटे पढ़ने से हो ही जाएगा। तो कमी कहाँ रहती है? हमारे अंदर रहती है। हम सिर्फ दोष दूसरों को देते हैं। तो समय आपको डिसाइड करना है कि आपको रोज़ कितने घंटे देने हैं। यहाँ पर एक जो मेजर एक बात है कंसर्न की, वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने मास्टर्स में अपने सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट ही मास्टर्स को पास करते ही नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सबसे बड़ी जो कमी है वो यही हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि जो हमारा मास्टर्स का जो सिलेबस है, तकरीबन मैं कह सकती हूँ 40 से 60% वो कवर कर देता है। एक आधार हमारा बेस तैयार कर देता है नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है तो आपको पहले अपने मास्टर्स में जो है अपना जो बेस है, आधार है, उसको मजबूत करना होगा। तब आप नेट के एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करेंगे तो लिमिट टाइम के अंदर ही 2 घंटे रोज़ पढ़ के या 4 घंटे रोज़ पढ़कर भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये एक सच एक बात मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ये करेंगे, जो भी अभी एमए कर रहा है या जिन्होंने कर ली है, तो एक बार अपने नेट के जो सिलेबस है एमए का उसे देखिए, उठाइए, उसे पढ़िए। उसके बाद आप नेट की तैयारी करनी शुरू करिए। देखिए आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी चौथी क्वेरी की ओर। क्या पहली बार में ही हम जो नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। PYQs की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़कर ही आपको पता चलता है कि पढ़ना कैसे है, हाउ वी हैव टू स्टडी। ये हमें PYQs ही बताते हैं। सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। पहली बार में क्रैक अवश्य हो सकता है, ये नहीं है नहीं हो सकता। आप देखते हैं बहुत से बच्चे यूपीएससी ही पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, तो नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल, तो सबका जो लेवल है हाई हो चुका है। तो अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना है तो देखिए उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं होती जिसको घुमा देर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किंतु ये किस पर निर्भर करता है, आपकी जो मेहनत है उस पर। आपने कितनी मेहनत डाली, कितना आपने प्रयास किया क्लियर करने का, किस आधार पर आपने अपने सिलेबस को पढ़ा, अपने विषय से जुड़ा हुआ आधार आपने कितना मजबूत रखा, तभी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं झूठ बोल दूं कि नहीं आप पहली बार में बिना पढ़े ही क्लियर कर जाएंगे थोड़ा बहुत पढ़ने से, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हिंदी का सिलेबस तो आप जानते ही हैं कितना वास्ट है। तो अपना सबसे पहले पहली बार में क्लियर करने के लिए क्या करना है, अपना आधार आपको मजबूत बनाना है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि आधार को मजबूत बनाइए। अगर आपका बेस मजबूत होगा, आपके विषय से, जो विषय का जो बेस है, आधार है, कितने भागों में विभक्त है, कौन कौन सी विधा है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, अगर ये मजबूत होगा तो डेफिनेटली यू विल क्लियर इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेरी जो एक और है, स्ट्रेटजी या जिसको हम कहते हैं वे टू क्रैक द एग्ज़ाम। क्या ऐसी रणनीति हम अपनाएं, कौन से ऐसे रास्ते पर हम चलें जिससे कि एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो देखिए स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेटजी में अक्सर क्या लिया जाता है, कौन कौन सी किताबें हैं, कैसे आपने पढ़ा, किस समय आप उठे, किस समय आप सोए, क्या आपने खाया, क्या आपने पिया, ये सब स्ट्रेटजी के अंदर मैंने अक्सर लोगों को बताते हुए सुना है कि आप 10 घंटे पढ़िए, आप इस समय सोइए, आप इस समय उठिए। तो स्ट्रेटजी एक होती है, सिर्फ इतनी होती है जिसको एक मानव या इंसान या ह्यूमन जिसे हम कहते हैं, जो उस पर अमल कर सके। स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसी नहीं बनती कि आपने 18 घंटे के लिए उसको बना लिया, एक टाइम टेबल स्ट्रैटेजी के अंदर आपने बना लिया और आप उस पर चलने लगे, कभी नहीं होता। दूसरा, आपने आज सोचा कि मुझे 10 टॉपिकल कवर करने हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि सबके साथ होता है, 10 तो नहीं होंगे, पर हाँ कोशिश करिए कि 7 हो ही जाए, और अच्छा होगा अगर 10 आप कर ही दे कवर। तो स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे, सबकी अलग अलग होती है। अलग कैसे? कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है। देखिए क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए केवल जो अनमैरिड है वही नहीं आते, बहुत से मैरिड वुमेंस भी आती है, मैन भी आते हैं। तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, तो सबकी स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होगी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं दिया जाता, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि आप ऐसे पढ़िए हो जाएगा या आप ऐसे करिए हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रैटेजी आपकी है, आपको बनानी है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे, स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है वो
एक तरीका जिसके द्वारा आप पढ़ें, आप अपना एग्ज़ाम आपको जो है क्लियर करना है तो उसके अनुसार आप पढ़ें। कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पहले पढ़ें, कौन सी किताब बाद में पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कौन कौन से जो PYQs उन्हें पहले देखें, कौन सी विधाएं पहले करें, कौन सी विधाएं बाद में करें, ये सब उसमें क्या है इंक्लूड होता है। तो स्ट्रैटेजी के अंदर ये सभी पॉइंट्स आते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब। तो देखिए ये 5-6 जो क्वेरीज है मैंने आपके सामने रखी, आप चाहें तो इन पर अमल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए जून में आपका नेट का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी से बेस्ट ऑफ लक।